हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आप इसका नाम सुन लें, ये दिया गया है रमेश चंद्र वर्सेस सुरेश चंद्र एंड अदर्स। ठीक है, ये जो है दिनांक 2/9/2025 को दिया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट है साथियों। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें साथियों क्या है कि पावर ऑफ अटॉर्नी सेल एग्रीमेंट से मालिकाना हक नहीं मिलेगा, ये कोर्ट ने फिर से स्पष्ट किया है। अब चलिए समझते हैं पूरा इस कोर्ट ऑर्डर को कि क्या कुछ कहा है, मामला क्या था इसमें और क्या कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। इससे पहले मैं कहूँगा साथियों कि अगर आप बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ई बुक है। इसकी खासियत ये है, विशेषता, जैसे रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए कोई ड्राफ्टिंग के साथ साथ आपको नोट्स भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बंटवारा है तो बंटवारा का आपको ड्राफ्ट तो मिलेगा, कैसे दावा तैयार करें। इसके साथ साथ आपको ये भी मिलेगा कि बंटवारा कब आपको 116 में करना है, कब 117 में करना है, कब 30/2 में करना, मकान का बंटवारा कहाँ जाएगा, तो नोट्स मिलेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है ये बुक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉपिक मिलेंगे, व्हाट्सअप नंबर हमारा ये दिया गया, मैसेज कर सकते हो। दूसरी बात ये रजिस्ट्री का कोर्स है। इसमें आपको सारा कुछ एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ मिलेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों आते अपने सीधा टॉपिक पर कि कोर्ट ने क्या स्पष्ट किया। जिन लोगों के पास पावर ऑफ अटॉर्नी या मान लीजिए रेंट एग्रीमेंट है, उन लोगों के लिए खास काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, मैंने केस का टाइटल वगैरह बता दिया था शुरुआत में। यहाँ पे स्पष्ट मेंशन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने पुनः पुष्टि की कि रजिस्ट्री विक्रय पत्र के बिना अचल संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय रद्द कर दिया, जिसमें निचली अदालत के उस आदेश की पुष्टि की गई जिसमें वादी पक्ष में हस्तांतरण को मान्य करने वाला कोई रजिस्ट्री विक्रय पत्र निष्पादित न होने के बावजूद कब्जा, अनिवार्य निषेधाज्ञा और घोषणा का आदेश दिया गया था। एक्चुअली साथियों मैटर ये था कि 4 भाई थे, ठीक है। उनमें से एक भाई के पक्ष में पिता ने जो है वो सेल एग्रीमेंट कर दिया था और पावर ऑफ अटॉर्नी भी किया था और वसीयत भी किया था। कोर्ट ने ये सब कुछ खारिज कर दिया। उसका रीज़न आप समझ लीजिए, थोड़ा बेसिक फिर तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वादी ने दावा किया कि 1996 में उसके पिता ने विक्रय अनुबंध, सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी, रसीद के माध्यम से संपत्ति खरीदी थी उसने, ठीक है ना। अब बेवकूफ़ी की हद ये होती है कि विक्रय अनुबंध से कोई भी साथियों ट्रांसफ़र नहीं होती है। मैं किसी एक एक्स प्रॉपर्टी का अगर मान लीजिए विक्रय अनुबंध कर देता हूँ तो ये रेगुलरली ट्रांसफ़र नहीं होगी। पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने कई वीडियो बनाए, जीपीए से आपको हमेशा के लिए वो नहीं मिलते, ठीक है ना। और देखिए जो हमारा ये जो बुक था इसमें भी मेंशन किया गया है, ठीक है ना। क्या पावर ऑफ अटॉर्नी से हमेशा के लिए स्वामित्व ट्रांसफर हो जाता है? नहीं, ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में पूरे बताया है, इस सेक्शन के बारे में। सेल एग्रीमेंट, तो सेल एग्रीमेंट के बारे में बताया गया, यही इस बुक की खासियत है। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि इन्होंने जो है क्या किया था, 1996 में विक्रय अनुबंध कर लिया अपने पिताजी से, ठीक है। इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी भी करा ली, इन्होंने वसीयत भी करा ली और सब कुछ रखा रह गया। उसके कारण थे, रीज़न थे कि इन्हें बेहतर विशेषज्ञ ने किसी सलाह नहीं दी, किसी ने सही सलाह नहीं दी, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। उसने आरोप लगाया कि उसका भाई रमेश चंद यानी कि प्रतिवादी शुरू में लाइसेंसधारी था, जिसके बाद आधी संपत्ति अवैध रूप से प्रतिवादी संख्या 2 को बेच दी। प्रतिवादी अपीलकर्ता ने दावा किया कि संपत्ति उसे 1973 में मौखिक रूप से उपहार में दी गई थी, ठीक है ना। तब से वह काबिज है। उसने वादी के दस्तावेजों को अमान्य बताने की चुनौती दी और स्वामित्व की घोषणा की मांग की। उसने भी भाई अपना कहा कि हमें तो भाई मौखिक दान दे दिया गया, ये तो फर्जी है ये। अब देखिए, जस्टिस अरविंद कुमार द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि केवल विक्रय समझौता हस्तांतरण को वैध नहीं बनाता है, ठीक है ना। एक चीज मैं साथी और कहूंगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर अपने आप में बहुत बड़ा एक्ट है। हमारे पास कई लोग लीगल एडवाइस के लिए आते हैं कि सर ये बताइए, हमने जीपीए करवाई थी, ठीक है ना
भाई जीपीए रखा का रखा रह जाएगा। और कई लोग मैंने देखा उत्तर प्रदेश में जीपीए से मान लीजिए उन्होंने रजिस्ट्री करा रखी है। क्या आपको जीपीए पे सभी नियम पता है? क्या आपने ऐसी ही खरीद ली, किसी एरे गेरे की मान लीजिए एडवाइस लेके आपने खरीद ली? ये साथियों गलत है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसपे जीपीए पे नियम दिए थे कि भाई जीपीए कब मान्य होगा, कब मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। और देखिए वही इसमें कहा गया है कि केवल विक्रय समझौता हस्तांतरण को वैध नहीं बनाता है, ठीक है ना। इस मामले में वादी का निर्वाधित रूप से दावा है कि केवल सेल एग्रीमेंट है, पिता द्वारा उसके पक्ष में कोई विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया, कोई रजिस्ट्री यानी कि सेल डीड निष्पादन नहीं किया। मैं और यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो धारा 54 है, ठीक है ना, धारा 54 जो है साथियों, उसमें स्पष्ट प्रोविजन किया गया है कि रजिस्ट्री से यानी कि सेल जो आपका होता है सेल डीड, उससे हमेशा के लिए स्वामित्व ट्रांसफर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्पादित नहीं किया गया। कानून की स्थापित स्थिति के अनुसार यह दस्तावेज वादी को वैध स्वामित्व प्रदान नहीं करता। ना उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी वैध स्वामित्व प्रदान की और ना उन्होंने साथियों मान लीजिए इनका जो एग्रीमेंट था वो भी प्रदान नहीं करा, क्योंकि ट्रांसफर अधिनियम की धारा 54, देखिए वही धारा फिर आगे जो मैंने अभी जिक्र किया था, धारा 54 जो है वो हस्तांतरित लेख नहीं है। अधिक से अधिक यह वादी को विक्रय विलेख के निष्पादन की विशिष्ट निष्पादन की मांग करने में सक्षम बनाता है। वादी संपत्ति पर कोई हित या भार उत्पन्न नहीं करता। एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगा साथियों कि इस मैटर में जो वादी था वो वसीयत के आधार पे भी हार गया। वसीयत के आधार पे इसलिए वो हारा क्योंकि वसीयत जो थी वो रजिस्टर्ड थी, लेकिन उन्होंने ना प्रोबेट जारी करवाया था, ना इसका म्यूटेशन करवाया था और ना ही उसके दो सही गवाह थे, ठीक है ना। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वसीयत में, वो वसीयत संदिग्ध थी क्योंकि इन्होंने डिसाइड नहीं कर पाया। एक ही पुत्र के नाम पिता ने वसीयत की थी, बाकी 3 पुत्र का जिक्र नहीं था, क्यों उन्हें छोड़ा गया है, ठीक है ना। तो वो भी चीज थी इसमें। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते सामान्य मुख्तारनामा यानी कि जीपीए स्वामित्व प्रदान नहीं करता। मैंने कई बार कहा है भाई, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कई लोग जो है जीपीए से खरीद रहे हैं और जीपीए से जीपीए करवा रहे हैं। आपका पैसा वेस्ट है भाई, ठीक है। इसके अलावा न्यायालय ने वादी को मुख्तारनामा पर भरोसा करते हुए कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसे दस्तावेज भी हस्तांतरण को मान्य नहीं करते क्योंकि यह दस्तावेज के स्वरूप स्वतः ही परिवर्तित नहीं करेगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मुख्तारनामा बिक्री नहीं है। बिक्री में संपत्ति सभी अधिकारों को हस्तांतरण के पक्ष में होता है, हस्तांतरणकर्ता के पक्ष में होता है, लेकिन मुख्तारनामा किसी कार्य करने का अधिकार देता है जिसमें अनुदानकर्ता द्वारा संपत्ति के संबंध में कार्य करने की अनुमति देना भी शामिल होता है। इसके लिए संपत्ति बेचने का अधिकार शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ये पूरा ऑर्डर था, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो क्योंकि देखिए कानूनी भाषा काफ़ी जटिल होती है। सीधा आप ये समझ लें, ठीक है ना साथियों, कि पावर ऑफ अटॉर्नी है या मान लीजिए आपका सेल एग्रीमेंट है, ये मान्य नहीं होते, ठीक है। इनके बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग का हमारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसमें ये सारे टॉपिक मिलेंगे, जीपीए, रजिस्ट्री बैनामा, लीव एंड लाइसेंस, वसीयत, तितिम्मा, जीपीए, दाखिल खारिज करवाने के लिए गोदनामा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया साथियों।